गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एमएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में जो न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स का पोर्शन है, यूनिट 4 में न्यूक्लियर डिके के बारे में जो डिस्कशन दिया है उस पर चर्चा करने वाले हैं। जो फर्स्ट पार्ट है उसका वो बीटा डिके का है। आप 9th या 10th से पढ़ना शुरू कर देते हैं रेडियो एक्टिविटी के बारे में, और उस लेवल पे आप ये कहते थे कि जो रेडियो एक्टिव डिके है वो अल्फा, बीटा और गामा रेज के बीच में रूप में होता है। अल्फा पार्टिकल्स का मतलब भी आप अच्छे से जानते हैं, हीलियम न्यूक्लियस 2He4 होता है। बीटा पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी हैं वो इलेक्ट्रॉन वाली हैं, और गामा रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। आपके सिलेबस में बीटा डिके है। अब हम लोग यहाँ जानने बैठे हैं कि ये बीटा डिके की मैकेनिज्म क्या है। बीटा डिके न्यूक्लियस से होता है, जिसके बारे में हम पहले ही काफ़ी हद तक चर्चा कर चुके हैं कि हाईली डेंस सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम in negligible size contains neutrons and protons, that is nucleons. वहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, ये कन्फर्म है। एक सिंगल पार्टिकल न्यूक्लियन कहना ज़्यादा बेटर होता है, ये अब तक हम लोग जान चुके हैं। और उसकी दो स्टेट्स होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूक्लियर फोर्सेस के बारे में हम पिछले यूनिट में जान चुके हैं। मीसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्स भी जान चुके हैं। कुछ और भी जानना बाकी होगा, वो फर्दर हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। पिछली यूनिट में न्यूक्लियर मॉडल्स के बारे में भी सिलेबस में है, जिसमें कि जो आपके सिलेबस में है वो लिक्विड ड्रॉप मॉडल, सेल मॉडल एंड कलेक्टिव मॉडल। आप अपने आप को थोड़ा सा इमेजिनेशन के तौर पे प्रिपेयर करिए, और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो आप लिक्विड ड्रॉप की तरह ही एज्यूम कर लीजिए, बस छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन कितना भी छोटा हो या कितना भी बड़ा हो, हमारे इमेजिनेशन में एक तस्वीर के रूप में ही होगा। बड़ा हो तब भी हम उसको छोटे की तरह एज्यूम करते हैं, ये पहले हम लोग डिस्कस करके जान चुके हैं। और छोटा होता है तो उसको भी हम अपने समझने लायक साइज में उसको कंसीडर कर लेते हैं। एक लिक्विड ड्रॉप है, या हम लोग एक बॉल की तरह कंसीडर कर लेते हैं कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस न्यूक्लियॉन्स से बना है। वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस हैं उसमें। अब ये भी हम जानते हैं कि जो वेरी लाइट न्यूक्लियाई होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, वेरी मतलब हैवी न्यूक्लियाई होते हैं वो भी अनस्टेबल होते हैं। क्यों होते हैं ये भी आप पिछले क्लासेस में धीमे धीमे करके जानते हुए आए हैं, पिछले क्लासेस के सिलेबस के थ्रू। जो लाइट न्यूक्लियाई हैं उनको तो हम जोड़ के बड़ा बना सकते। अनस्टेबल हैं तो उसमें कुछ करने की हम लोग को गुंजाइश है, और यही साइंटिस्ट ने एग्जैक्टली यही किया। वो मेथड्स क्रिएट किए कि हाउ वी फ्यूज टू
लाइट न्यूक्लियाई इनटू वन, और इस तरीके से एक बड़ा न्यूक्लियस और इस बीच में एक मास डिफेक्ट होता है, वही न्यूक्लियर एनर्जी का कारण बनता है। जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं जिनको तोड़ा जा सकता है, स्टेबल न्यूक्लियाई को तोड़ने की हमारे पास व्यवस्था बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत होगी स्टेबल को तोड़ने के लिए, वो बहुत आसान नहीं है। ये हम चर्चाएं इंट्रोडक्टरी मूड बनाने के लिए करते हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं। ये जो रेडियोएक्टिविटी है, नेचुरल रेडियोएक्टिविटी, आप जानते हैं कि स्वतः ही नेचर ने डिफरेंट एलिमेंट्स हम लोग को प्रोवाइड किए हैं और वो स्वतः ही डिके करते रहते हैं। जो मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई है वो आयरन का है और इसीलिए वो ज़्यादा मात्रा में नेचर में पाया जाता है। जितने लाइट न्यूक्लियाई हैं वो डिके करते रहते हैं। और डिके किससे करते हैं, कैसे करते हैं, किस रूप में करते हैं? वो अल्फा बीटा पार्टिकल इमिट करके हल्के होते चले जाते हैं। ये आप मान लीजिए कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ न्यूक्लियॉन्स का है, उसमें ना इलेक्ट्रॉन रहता है ना अल्फा पार्टिकल रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, स्वतः कोई घटनाक्रम होता है तो उसमें वो प्रोड्यूस होता है और हर पार्टिकल की अपनी एक लाइफ टाइम होती है, फिर उसके बाद फर्दर वो भी डिके करता है। अब मैं सीधे से मतलब की बात पे आ जाता हूँ। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो हमने बुक आपको रिकमेंड करी है उसके आधार पर, चूँकि आपको पढ़ना होगा, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको पढ़ के बताता हूँ। रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स हैव बीन फाउंड टू एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ बीटा रेडियोएक्टिविटी: इलेक्ट्रॉन इमिशन, पॉजिट्रॉन इमिशन एंड इलेक्ट्रॉन कैप्चर। ये इस एंगल से आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, ये एक नई बात है कि जो बीटा रे है वो इलेक्ट्रॉन तो होता है, ये आपने पढ़ा है। कभी कभी किसी केस में ये भी डिटेक्ट हुआ है कि वो इलेक्ट्रॉन ना होकर पॉजिट्रॉन है, यानी पॉजिटिव पार्ट वाला भी बीटा पार्टिकल होता है। और तीसरा उसका जस्ट रिवर्स है कि इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करना, माने उल्टी गंगा बहती है। तो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाइड्स हैव बीन फाउंड टू एग्जिबिट 3 टाइप्स ऑफ बीटा रेडियोएक्टिविटी: electron emission, positron emission and electron capture. The first type, that is electron emission, is very much common in comparison to other two. जो most common है वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन इमिशन है। हालांकि उसमें इलेक्ट्रॉन पहले से परमानेंटली नहीं रहता है, घटनाक्रम में उस समय उसकी बर्थ होती है और बाहर निकलता है। कैसे बर्थ होती है? सिंपल सी रिएक्शन है जिनको आप पहले से भी पढ़ चुके हैं कि जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें बीटा पार्टिकल और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो बनता है, यानी N इक्वल्स प्रोटॉन प्लस बीटा पार्टिकल एंड 1 एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो का भी इस सिलेबस में आपके कोर्स में है, न्यूट्रिनो का डिटेक्शन कैसे होता है वो बाद में बात करी जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉजिट्रॉन इमिट होता है तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है, साथ में पॉजिट्रॉन निकलता है प्लस एक न्यूट्रॉन निकलता है, ऐसा डिटेक्ट किया गया है। तो बचरर ने 1909 में फर्स्ट टू प्रूव दैट बीटा पार्टिकल्स आर नथिंग बट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स। ही डिटरमाइंड, उनका इलेक्ट्रॉन और मास का रेशियो प्रैक्टिकली डिटरमाइन किया। तो ही डिटरमाइंड E by m फॉर बीटा पार्टिकल्स एंड कंसिडरिंग द वेरिएशन ऑफ मास विद हाई वेलोसिटीज विद विच दीज पार्टिकल्स आर इमिटेड। कितनी हाई वेलोसिटी से ये इमिट हुए हैं, उनका E by m रेशियो क्या क्या आ रहा है। द E upon m वैल्यू केम आउट टू बी नियरली द सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं कह दिया, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो निकल के जो इमिशन हो रहा था वो इलेक्ट्रॉन से मिलती जुलती थी। बाद में धीमे धीमे जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुआ तो कंफर्म हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन ही है।
इनका जो रेंज वगैरह मेजरमेंट है ये सब कुछ लिखा हुआ है। सीधे सीधे से हम लोग आते हैं फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डीके, जो कि आपके एग्ज़ाम में मोस्टली पूछी जाती है। हम उसकी पहले फिलॉसफी समझें, उसका इंट्रोडक्शन समझें, और जो डिटेल्ड पार्ट है वो बहुत आसानी के साथ मैथमेटिकल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, उसकी सिर्फ प्रैक्टिस करनी होती है। तो इन्होंने क्या थ्योरी क्या दी, इन्होंने ये तो आपकी फर्मी थ्योरी मुझे लगता है पहले से पढ़ी हुई है, कि जो हम पढ़ के सुनाए दे रहे हैं रिपीट करने के लिए, टाइम बचाने के लिए। व्हेन ए न्यूक्लियस इमिट्स ए बीटा पार्टिकल इट्स चार्ज चेंजेस बाय वन यूनिट। माने एक बीटा पार्टिकल माने -1 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के बराबर निकल गया। तो निश्चित रूप से माइनस की कमी होने का मतलब पॉजिटिव का बढ़ना, और पॉजिटिव बढ़ने का मतलब हुआ प्रोटॉन स्टेट वाला न्यूक्लियॉन की संख्या 1 से बढ़ जाना। तो नंबर चेंज क्या हुआ था, न्यूट्रॉन से प्रोटॉन। तो संख्या जो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की है, दैट इज न्यूक्लियॉन की है, वो संख्या चेंज नहीं हुई। जो प्रोटॉन स्टेट है वो एक बढ़ गई। तो इसका जो चार्ज है 1 यूनिट से बढ़ गया, लेकिन मास वही रहा। ये बात इन्होंने कही। अगर हमारा पॉजिट्रॉन इमिट होता है, ये फर्मी बताते हैं, तो न्यूट्रॉन एक कन्वर्ट होगा, यानी एक प्रोटॉन के बजाय वो न्यूट्रॉन बन जाएगा, तो एक चार्ज की कमी हो जाएगी। ऐसा इन्होंने बताया, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। इट्स चार्ज चेंजेस बाय 1 यूनिट व्हाइल इट्स मास प्रैक्टिकली रिमेन्स अनचेंज्ड। हालांकि न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को हम उसके सामने नेग्लिजिबल मानते हैं, इसलिए अनचेंज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन मासलेस पार्टिकल तो है नहीं, यानी बीटा पार्टिकल मासलेस तो है नहीं, तो थोड़ा सा तो मास में फर्क पड़ता है, लेकिन प्रैक्टिकली शब्द जो बोला गया है, चूंकि नेग्लिजिबल मास इमिट हुआ है, तो रिमेन सेम कहते हैं। तो इन्होंने कहा 1 यूनिट while its mass practically remains unchanged when this ejected beta particle is an electron, the number of protons in the nucleus is increased by 1 and the number of neutrons is decreased by 1. In positron emission, the reverse process takes place, that is the number of protons decreases by 1 and the number of neutrons increased by 1. Beta transformation may then be represented by the following processes. आज हमने ग्रीन बोर्ड जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया है कि हम ज़्यादा चर्चा थोड़ी बहुत कर सकते हैं, कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। ये हम आपको, ये आपके पास बुक है, हमने कहा था कि बुक की आप व्यवस्था कर लें। ये जो इक्वेशन लिखी है n = p + बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, ये इसी तरीके से अगर पॉजिट्रॉन इमिशन है तो p = n + p + न्यूट्रिनो। तो ये इन्होंने बताया, हियर न्यू एंड न्यू बार रिप्रेजेंट द न्यूट्रिनो एंड एंटी न्यूट्रिनो। इन above 2 इक्वेशंस न्यूट्रॉन इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटॉन। ये बार बार फिर लिखा जा रहा है कि ये ना मान लें कि वो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर न्यूक्लियस में रहता था, वो निकल के बाहर आ जाता है, और ना ये मान लें कि प्रोटॉन जो है इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, या न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन से मिलके बना होता है, या प्रोटॉन पॉजिट्रॉन से मिलके बना होता है, या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से मिलके बना होता है, तो उसका एक टुकड़ा निकल के बाहर आ जाता है। ऐसा ना समझें। तो इन्होंने लिखा, इन द अबव 2 इक्वेशंस न्यूट्रॉन इज नॉट टू बी कंसीडर्ड एज कंपोज्ड ऑफ ए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, बट इज कंसीडर्ड टू बी ट्रांसफॉर्म इनटू 3 पार्टिकल्स। माने वो 3 पार्टिकल में उसका रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि हम भैया ये थे, अचानक हमें, जैसे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध प्राप्त हुआ था, तो ऐसे ही किसी पार्टिकल को बोध प्राप्त हुआ, वो 3 रूपों में विभक्त हो गया। न्यूट्रॉन के रूप में उसने अपने अस्तित्व खो दिया, और उसने अपना रूप धारण किया प्रोटॉन का, एक बीटा पार्टिकल इमिट करके, साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो इमिट करके। ऐसा माना जा सकता है कि बट
is considered to be transformed into 3 particles at the instant of beta emission. बीटा इमिशन के टाइम पे, बीटा माइनस इमिशन माने इलेक्ट्रॉन इमिशन के टाइम पे, उसी समय उसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो उत्पन्न हुआ और प्रोटॉन में वो स्वयं में रूप परिवर्तन कर लिया. Similarly, a proton is transformed into neutron, positron and neutrino at the time of beta plus emission. The neutron or the proton that is transformed, या तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म होता है या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म होता है. तो इज नॉट ए फ्री पार्टिकल. इन्होंने कहा कोई फ्री पार्टिकल नहीं है. न्यूट्रॉन अपने आराम से अपना फ्री अस्तित्व, अपनी आज़ादी के साथ रह रहा है, बल्कि एक बहुत तगड़े यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के अंदर उसका जीवन होता है. तो ये फ्री पार्टिकल नहीं है, बट इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय न्यूक्लियर फोर्सेस. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द थ्योरी ऑफ बीटा डिके इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अबव प्रोसेस. अब यहाँ पे जो फर्मी थ्योरी दी गई है उसका सीधे सीधे से ऐसा तो है नहीं कि न्यूक्लियस हमें दिखाई दे रहा है. हम एज्यूम कर ले रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है एक छोटा सा, और उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं, स्ट्रॉन्गली बाउंड हैं, स्फेरिकल शेप है या लगभग स्फेरिकल शेप है. जो हमारे अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं वो आगे चल के आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, वो परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होते हैं, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं न्यूक्लियर क्वार्टर पोल मूवमेंट वगैरह जो है, खासकर ये क्वार्टर पोल मूवमेंट स्फेरिकल सिमेट्री से डिपार्चर की वजह से ही होती है. तो स्फेरिकल सिमेट्री पूरे तरीके से नहीं होती है. वही अनस्टेबल होते हैं न्यूक्लियाई जो कि मतलब सिमेट्रिक नहीं होते, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की नंबर लगभग करीब होते हैं, वो स्थायी या स्टेबल न्यूक्लियस होते हैं, जिसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन के नंबर सेम नहीं होते हैं, कम ज़्यादा होते हैं. कि भैया इसमें 5 प्रोटॉन है 5 न्यूट्रॉन है तो उनका बड़ा हिसाब किताब बैलेंस है, तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन जो मीसॉन थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर फोर्सेस से कंटिन्यूसली होता रहता है और बराबरी का रहता है, वहाँ पे और कोई घटनाक्रम की गुंजाइश नहीं होती है. जहाँ न्यूट्रॉन ज़्यादातर ये देखा गया है, जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं उसमें न्यूट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है प्रोटॉन की संख्या की तुलना में. तो जैसे मान लिया ये 25 हैं और वो 30 हैं, तो 5 का जो एक्सचेंज वाला जो व्यवहार है वो असंतुलन पैदा करता है. उसी से नई नई रिएक्शंस होने लगती हैं, उसी से अल्फा इमिशन होने लगता है, बीटा इमिशन होने लगता है, फॉलोड बाई गामा. गामा तो एक एनर्जी का फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो एनर्जी का संतुलन बराबर रखने के लिए गामा के रूप में निकलता है. लेकिन एक नई चीज़ है जो उस समय आपने छोटे क्लासेस में नहीं पढ़ी है, कि गामा के साथ साथ हमारा ये न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो का भी इमिशन होता है. बिना न्यूट्रिनो के बीटा इमिशन नहीं होता है. तो अब दूसरी बात जो आगे हम उसका मैथमेटिकल जो व्यू है देखने से पहले हम से प्रोबेबिलिटी जो है उस प्रोसेस की निकाल सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे लगेगी, और जो भी पार्टिकल्स होते हैं जो एटॉमिक मैग्नीट्यूड में, जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं या कंपोज्ड पार्टिकल्स हैं, जैसा कि हम पहले आपसे डिस्कस कर चुके हैं, हाइड्रॉन्स हैं, चाहे वो मतलब बेरियॉन्स हों, चाहे वो लेप्टॉन्स हैं, ये सभी के सभी पार्टिकल तो हैं ही, लेकिन उनका वेव स्वरूप भी है, और उनकी जब प्रॉपर्टी हम निकालेंगे तो वेव की कैरेक्टर्स है. और वेव की इक्वेशन वैसे तो आप मैकेनिकल लेवल पर y = a sin ओमेगा t - kx पढ़ते थे. अब ये तो मैकेनिकल वेव की हो गई, चूँकि एग्जैक्टनेस है. कॉम्प्लेक्स जो है क्वांटिटी वेव फंक्शन हम लोगों ने कंसीडर करी, y की जगह पे साई आया, और a sin ओमेगा t - kx कोई जनरल नहीं है, एक्सपोनेंशियल होता है, e⁻ix = sin x +
कॉस एक्स प्लस आई क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आई साइन, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स जो होता है, तो उस फॉर्म में जो इक्वेशन होती है साई इक्वल टू ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी माइनस के एक्स के रूप में होता है। तो हम जो बीटा पार्टिकल है उसके लिए भी वेव फंक्शन से ही ट्रीट करेंगे, ऐसा इन्होंने किया है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। आप जानते हो कि वेव फंक्शन हमेशा प्रोबेबिलिटी की बात करता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात होती है। तो जो प्रोबेबिलिटी होती है वो साई मॉड स्क्वायर या साई साई डॉट से ली जाती है, नॉर्मलाइज करते हैं, नॉर्मलाइजिंग जो है फैक्टर भी हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें इसको आप मतलब लर्न कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। We know a large number of experimental evidences that electrons do not exist inside the nucleus. It must be formed at the moment of its emission. Just a proton is formed at the moment of its emission from an atom. The neutron is also created at the moment of its emission. These particles are created into states represented by a wave function psi beta and psi nu. मतलब बीटा पार्टिकल्स के लिए साई नीचे सफिक्स लगा दिया, बीटा वेव फंक्शन निर्धारित कर दिया, और न्यूट्रॉनों के लिए साई न्यू निर्धारित कर दिया। ऐसे ही मैथमेटिक्स बनाई जाएगी। These particles created into states represented by the wave functions psi beta and psi nu. Let us assume these are the functions for plane waves with मोमेंटा उनके, भाई बिना मोमेंटम के पार्टिकल है, देखिए वेव के लिए तो हमने वेव फंक्शन ले लिया, और उसका पार्टिकल कैरेक्टर के लिए हमने उसका मोमेंटम का मतलब मास और वेलोसिटी का मिक्सचर होता है, उसको इन्होंने रिप्रेजेंट किया है। तो ये वेव फंक्शन इन्होंने लिए हैं, ये इक्वेशन 8.14 हमारी बुक में दी हुई, साई बीटा इक्वल टू एन बीटा। अब आप बुक देखेंगे तो अपने आप ही देख लेंगे, डॉट ई टू द पावर आई के बीटा आर। इसी तरीके से न्यू के लिए साई न्यू एन न्यू ई टू द पावर आई के न्यू आर, जहाँ पे के इन्होंने लिख दिया है एच क्रॉस बाई 2 की जगह पे, और जो आर रिप्रेजेंट थी स्पेस कोऑर्डिनेट। बिना स्पेस के पार्टिकल एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, तो उसका स्पेस में कोई स्थान निर्धारित करना पड़ेगा, इसलिए स्पेस कोऑर्डिनेट हमने आर लिया है, और एन जो लिया है वो नॉर्मलाइजिंग फैक्टर कैपिटल एन। साई बीटा इज एक्चुअली मोर कॉम्प्लिकेटेड देन सोन हेयर, क्योंकि साई बीटा कहना बहुत आसान होता है, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, बिकॉज इट इज़ अफेक्टेड बाय द न्यूक्लियर चार्ज जेडी, क्योंकि बिना न्यूक्लियर चार्ज के जो चार्ज है उसको घसीटेगा या उसको धक्का मारेगा, ये सब स्थिति है। चूँकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज और वो निगेटिवली चार्ज है, इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके बाद भी वो बाहर न्यूक्लियस से निकल के इमिट होता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इमिशन कैन बी एज्यूम्ड टू डिपेंड ऑन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। अब इनकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू एज्यूम करनी पड़ेगी टू बी एट द न्यूक्लियस, दैट इज ऑन फैक्टर साई बीटा मॉड स्क्वायर, इसी तरीके से साई न्यू मॉड स्क्वायर, दोनों की एक साथ कंबाइन करेंगे इनको डॉट प्रोडक्ट से साई बीटा स्क्वायर और साई न्यू स्क्वायर, ये ब्रैकेट में 0 लिख दिया है। इट आल्सो डिपेंड ऑन दी अदर फैक्टर्स, इन्होंने कहा कि अकेले इसी फैक्टर पे नहीं, उस नेचर इज अनसर्टेन, इनके नेचर अनसर्टेन है। फिर इन्होंने कहा वन सच फैक्टर इज स्क्वायर मॉडुलस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट। जो मैट्रिक्स एलिमेंट हैं, बिना मैट्रिक्स के आप किसी मतलब इस लेवल पे रिप्रेजेंटेशन नहीं दिखा सकते हैं। टेकन बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस, भैया जब इमिशन नहीं हुआ था तब वो इनिशियल स्टेट मानी जाएगी, और उसके बाद कुछ घटनाक्रम हो गया, किसी घर में झगड़ा हो जाए, झगड़ा होने के पहले की स्थिति और झगड़ा होने के बाद की स्थिति, तो जो है फाइनल स्टेट्स ऑफ द न्यूक्लियस, दिस मैट्रिक्स एलिमेंट इज इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म कैन बी टेकन एज, इन्होंने मैट्रिक्स एलिमेंट को m इक्वल टू, जैसे आप नॉर्मलाइजेशन कंडीशन लिखते थे आप बीएससी लेवल पे, m इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई पी स्टार साई एन डी टाउ, यहाँ वहाँ पे जो न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसको हम ब्लैक बोर्ड पर भी बता सकते थे, लेकिन जब हम लोग सामने मिलेंगे तो बहुत आसानी से कम टाइम में चीज़ें पढ़ाई जा सके, इसलिए हम इसको नहीं लिख रहे हैं। तो साई पी बने उस न्यूक्लियस के अंदर की घटना, वो तो निकल गए इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन और या बीटा पार्टिकल और न्यूट्रॉन, बदले में बना दिया उसको न्यूट्रॉन को प्रोटॉन।
तो साई पी और साई एन की क्या जो कोऑर्डिनेशन है उसको दिखाने के लिए मैट्रिक्स एलिमेंट इन्होंने लिखाया। इसी तरीके से उन्हें एज्यूमिंग दैट ओनली वन न्यूक्लियन पार्टिसिपेट्स, मतलब हैं तो उसमें n न्यूक्लियॉन्स, लेकिन अगर एक बीटा पार्टिकल का इमिशन हुआ तो एक ही के साथ घटनाक्रम हुई है। ये ऐसा एज्यूम किया फर्मी जी ने, जो फर्मी थ्योरी है उसके हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने मूड से कोई बोल रहे हैं, जो उन्होंने कहा लोगों ने उसको फॉलो किया और उससे बहुत सारी कैलकुलेशन की, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस मैच कराए, तब किसी चीज़ को अप्रूवल मिलता है किसी थ्योरी को, तब हम लोग पढ़ने के लिए हम लोग के सामने प्रस्तुत है। तो एज्यूमिंग दैट ओनली वन न्यूक्लियन पार्टिसिपेट साई एंड रिप्रेजेंट द इनिशियल स्टेट ऑफ द न्यूक्लियन एंड साई पी द फाइनल स्टेट, माने न्यूट्रॉन था वही फाइनल स्टेट उसकी साई पी हो गई, दैट इज प्रोटॉन स्टेट। वी कैन ऑल्सो टेक एम टू बी वेक्टर हैविंग एक्स कंपोनेंट, उसका एक्स कंपोनेंट के लिए इक्वेशन लिख दी, तो सिग्मा एक्स कंपोनेंट ऑफ रिलेटिविस्टिक स्पिन ऑपरेटर उसके लिए एक इक्वेशन लिख दी। द चॉइस ऑफ एम वेदर गिवन बाई 8.16, माने जो आपने ऐसी चूज़ करी है फर्मी जी ने ऑन दी सिलेक्शन रूल्स, इसके लिए भी सिलेक्शन रूल्स कर दिए हैं जिनको आप डिटेल में मैथमेटिक्स में करते जाएंगे। इसमें बहुत ज़्यादा फिज़िक्स है, लेकिन जब आप इसको करेंगे आपको प्रॉब्लम होगी, तभी हम इसको समझाएंगे। इक्वेशन वाइज हमने आपकी शुरुआत कर दी है और इसकी मैथमेटिक्स आपको करनी होगी। इसी तरीके से इस बीटा डीके का जो लाइफ टाइम है उस पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स दी हुई है। कुछ ग्राफ जो आपके सामने आए हैं उनको इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। इन्होंने जो है दिस इक्वेशन इज लॉग लैम्डा इक्वल टू लॉग के प्लस 5 लॉग ई बीटा मैक्स, तो इक्वेशन इज फाउंड टू बी होल्ड गुड फेयरली विद Sargent's curves as shown below. This confirms the validity of Fermi theory. Fermi theory की वैलिडिटी के लिए इन्होंने log lambda और log EB एनर्जी और log lambda जो इन्होंने के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है उसको कंफर्म किया। शेप ऑफ एनर्जी और मोमेंटम, ये इन्होंने ये भी मोमेंटम के लिए एक कर्व दिखाया कि कैसे उसका मोमेंटम चेंज होता है। ऐसी तरीके से एनर्जी का मोमेंटम, उनकी कुछ इक्वेशन जो रिलेटिविस्टिक ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू दी पावर 4 को यूज़ करके इन्होंने डिस्कशन लिखा। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत आसानी के साथ हम लोग जब कल मिलेंगे इसको फाइनल कर लेंगे। फिर इसके बाद एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया गया है ये थ्योरी का, इसको भी हम लोग कल इसको फाइनल करेंगे। ये फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन एंड सिलेक्शन रूल्स कल मतलब पक्का चूकना नहीं है। कल मैं प्रैक्टिकल टाइम पे आप बुक लेके आइएगा न्यूक्लियर फिजिक्स की, और मैं वहाँ पे इस सारे पॉइंट्स को क्लियर कर दूँगा। ये पूरा का पूरा टॉपिक आप कल करेंगे, कल ही मैं कराऊँगा। अब मैं एक क्वांटिटी है जिसके बारे में मैं बताना चाह रहा था, हालांकि उसकी इमेजिनेशन कराना डिफ़िकल्ट थोड़ा सा है, लेकिन आप समझदार हैं, बहुत आसानी के साथ खेल में समझ सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी है न्यूक्लियर और पार्टिकल फिजिक्स में, पेरिटी। जैसा अभी हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है बिल्कुल सिमेट्रिक स्फेरिकल नहीं भी होता है और होता भी है। स्टेबल न्यूक्लियाई मोस्टली स्फेरिकल होते हैं और जो अनस्टेबल है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं। इस सिमेट्री को डिफाइन किया जाता है पेरिटी पैरामीटर से। ये क्वांटम मैकेनिकल क्वांटिटी है सिंपली, और इससे जो बीटा पार्टिकल वगैरह का जो इमिशन है ये किसी बीटा इमिटिंग न्यूक्लियस से जब इमिट होती है तो ये देखा गया है कि उसके अराउंड हमने मैग्नेटिक फील्ड वगैरह लगाया तो देखा कि उसका एक्चुअली आंखों से तो दिखते नहीं है, डिटेक्टर से डिटेक्शन होता है। तो ये एज्यूम करिए कि स्पेस में वो है स्फीयर, ए पॉइंट है, पॉइंट न्यूक्लियस मान लीजिए, उसके ऑल अराउंड हमने डिटेक्टर्स लगा दिए, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, यहाँ भी लगा, चारों तरफ से ऑल अराउंड से हमने
डिटेक्टर्स से घेर दिया है, और बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह के जो प्रभाव डालने हैं वो उसके लिए एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट हमें करना पड़ता है। जैसे कि ये वूज एक्सपेरिमेंट का एक फिगर बना हुआ है, इसमें सैंपल एम्पल यूज़ किया गया है, और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसको इन्होंने दिखाया गया है, इसमें सैंपल रख दिया जाता है और उसके बाद डिटेक्टर से ऑल अराउंड हम इसकी जो है बीटा एमिशन को डिटेक्ट करते हैं, और देखा गया है कि पता चला कि मैं एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, नोट्स प्रिपेयर करते समय आप उसको वो कर देंगे, तो पता चला कि अगर वो सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक ऑल अराउंड बीटा का एमिशन डिटेक्ट होना चाहिए। मान लिया ये हम ऊपर वाला जो पॉइंट हम देख रहे हैं, ये बीटा पार्टिकल, ये यहाँ पे न्यूक्लियस है जिससे बीटा, ये वाला जो मेरी घड़ी आप मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं बीटा पार्टिकल्स की संख्या काउंट की है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, पता चली 5 आ रही है, और यहाँ इसके नीचे देखा तो पता चला 3 आ रही है। तो अब जो है बराबर नहीं आना, ये सिमेट्री पे या उसके कंपोजिशन पे ऑल अराउंड एक ही तरफ से ऑल डायरेक्शन में समान रूप से बीटा का एमिशन हो रहा है, ये हम नहीं कह सकते। दैट मीन्स सिमेट्री वायलेट हो रही, दैट मीन्स पेरिटी का वायलेशन हो रहा है। यही एग्जाम में पूछा जाता है कि आप एक्सपेरिमेंटल डिस्क्रिप्शन दीजिए टू प्रूव पेरिटी वायलेशन इन बीटा डिके। ये 2 क्वेश्चन इसमें बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सिलेबस में जो दिया हुआ है बीटा डिके, फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस हम डिस्कस कर देंगे, फर्मी एंड गेमाउट टेलर सिलेक्शन रूल्स, पेरिटी वायलेशन इन बीटा डिके। तो हमने 2 टॉपिक आज आपको इंट्रोड्यूस करे हैं, इंट्रोडक्शन बीटा डिके का प्लस फर्मी थ्योरी ऑफ बीटा डिके, पेरिटी वायलेशन इन बीटा डिके। हम एक बार टुमारो आई विल डिस्कस ऑन दीज 3 टॉपिक्स, और बचे हुए अगले टाइम पे हम ये न्यूट्रिनो डिटेक्शन, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हम लोग गामा डिके जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिनो तो सबसे आश्चर्यजनक, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने कभी डिस्कस नहीं किया है, और जिस पर नोबेल प्राइज़ भी आज से 4-5 साल पहले 2 बार मिल चुके हैं न्यूट्रिनो पे। ये बहुत ही अपना बहरूपिया है, अपना रूप बदलता है। इसका मास के बारे में भी बहुत सारी जो है मतलब दिक्कतें रही हैं कि मास क्या होगा क्या होगा। पहले लोग बहुत ही कम बताते थे, कुछ लोग शक करते थे कि मासलेस पार्टिकल है जस्ट लाइक फोटोन, ना तो ये पूरे तरीके से मासलेस है और ना के बराबर उसका मास है। लेकिन ऐसे पार्टिकल का डिटेक्शन कैसे किया जाए, तो डिटेक्शन के लिए 2-3 मेथड्स हैं, उसका डिटेक्शन हम लोगों को देखना है। देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या क्या आता है, उसी हिसाब से वही हम लोग करेंगे। और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती हैं। पता चला इस प्रॉपर्टी का न्यूट्रिनो डिटेक्ट हुआ, फिर पता चला थोड़ी देर बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी चेंज कर ली। तो ये एक, इसीलिए इसका डिटेक्शन बहुत सबसे महत्वपूर्ण है। तो न्यूट्रिनो डिटेक्शन भी आपके कोर्स में है, जिसको हम लोग करना है। पेशेंस बनाए रखिए, बहुत ही आसानी से हंसते हंसते न्यूक्लियर फिजिक्स का आप सिलेबस प्लान चॉक आउट करके कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कल आप बुक लेके आइएगा, ये दोनों टॉपिक मैं पूरे तरीके से समझा दूंगा, आप लोग उसके नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और कंप्लीटनेस की तरफ धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ेंगे। और मैं यहीं पे अपनी बात ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।